वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम हिस्ट्री का 10th क्लास का चैप्टर शुरू किया हुआ था हमने नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने इसके अंदर कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। इसके इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने आगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था, 3 सत्याग्रह पढ़े थे और हमें रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ लिया था। जलियांवाला बाग जो मैसेकर जो हुआ था उसके बारे में पढ़ लिया था और खिलाफत मूवमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। हम उसके बाद ये मूवमेंट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, स्लो डाउन्स, किसानों का था, ट्राइबल का था, प्लांटेशन का था, ये हम चोरा चोरी ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है हमने यहाँ से शुरू करना है, टावर सिविल डिसोबीडियंस। इसका मतलब है सविनय अवज्ञा की ओर। आज हमने यहाँ से टॉपिक शुरू करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से होगा शुरू कि हमने सिविल डिसोबीडियंस की ओर कदम कैसे रखा, इसके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे ही हम पढ़ चुके हैं पहले कि चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ, वहां पे पुलिस स्टेशन जलाया गया। उसके बाद से महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में कह दिया, महात्मा गांधी डिसाइड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने यहाँ क्या कह दिया, वो चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद कि मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करता हूँ, विथड्रॉ करता हूँ कि यहाँ से अब असहयोग आंदोलन बंद किया जाएगा। मैनी लीडर्स सच एज, उसके बाद बहुत सारे जो हमारे देश के नेता थे जैसे CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद स्वराज पार्टी। ये कांग्रेस की पार्टी थी जो कि काउंसिल, वहां पे पॉलिटिक्स थी, जो काउंसिल का इलेक्शन होता था उसके आर्ग्यूमेंट के लिए थी कि उनके ऊपर वो आर्ग्यू कर सके, उनके बारे में बहस कर सके। इसके लिए इन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी। और उस समय हमारे जो यंगर लीडर्स थे, जो युवा नेता थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, प्रेस्ड फॉर्म रेडिकल्स मास एगिएशन, इन्होंने क्रांतिकारी नीति अपनाई, क्रांतिवादी उग्र नीति अपनाई। और उसमें इन्होंने किसकी, जैसे गांधी जी किसके लिए वो कर रहे थे, गांधी जी की क्या डिमांड थी, उन्होंने वो हमेशा स्वराज के लिए, स्वराज के लिए लड़ रहे थे कि हमें स्वराज चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हमें फुल इंडिपेंडेंस, यानी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये इनकी डिमांड थी। इन्होंने फुल इंडिपेंडेंस की मांग कर दी। और ये डिमांड कब की, देखिए ये मोतीलाल नेहरू जी हैं हमारे, और ये CR दास हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो काउंसिल इलेक्शन होता था उसके लिए नॉन कोऑपरेशन के बाद 1923 के अंदर इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। फुल इंडिपेंडेंस मतलब एक जो हमारे युवा लीडर थे, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने अब हमें स्वराज नहीं, हमें पूरे तरीके से ब्रिटिश लोगों से आजादी चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, इसके लिए उन्होंने डिमांड कर दी। आगे देखिए, फैक्टर दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920, वो 1920 के बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नया शेप दिया, नया आकार दिया। उससे पहले देखिए, हम ये एक रह गया था यहाँ पे, हम जो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, लाहौर के अंदर, लाहौर में 1929 के अंदर कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू ने किसकी डिमांड की, फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की। कहां पर, लाहौर कॉन्फ्रेंस था, लाहौर अधिवेशन था 1929 के अंदर। वहीं पर नेहरू जी ने फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी, जो कि कहां पे हुआ था, लाहौर के अंदर हुआ था। लाहौर जो आज पाकिस्तान के अंदर है। अब वो शेप, वो आकार देने वाले कौन कौन से थे जिन्होंने 1920 के बाद भारतीय जो राजनीति थी उसको एक नया आकार दिया। देखिए, द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी छा गई थी। सबसे पहली बात ये कि विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी आ गई थी। आर्थिक मंदी यानी कि पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था उस समय।
एग्रीकल्चर प्राइस कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। जो एग्रीकल्चर, जो कृषि से जुड़ी हुई जो भी चीजें थी, उनके जो रेट थे, जो कीमत थी, उनमें बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी थी। यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी थी। द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स फेल, और यानी कि जो डिमांड थी एग्रीकल्चर की, जिससे जो बनने वाली जो गुड्स थी, उनकी जो डिमांड बहुत ज्यादा घट चुकी थी, और एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो चुका था, बिल्कुल ही मतलब निम्न स्तर पर आ चुका था। हमारा जो एक्सपोर्ट था, जो विदेशों में होता है, विदेशों से हम एक्सपोर्ट करते हैं उस चीज का, यानी कि वो निर्यात भी बिल्कुल ही लो लेवल पर आ गया था। The peasants found it difficult to sell their harvest। अब किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी थी कि वो उनकी फसल को कैसे बेचे, और पे रिवेन्यू, और जो टैक्स वगैरह है, जो रिवेन्यू वगैरह है, वो कैसे चुकाएंगे, कैसे चुकाया जाए, इसके लिए सबसे बड़ी समस्या आ गई थी किसानों के लिए। तो यहाँ पर ये दो तीन जो सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे वो कोलैप्स हो गए थे 1930 के अंदर, और जो डिमांड एग्रीकल्चर जो गुड्स थी उनकी डिमांड बहुत ज्यादा लो हो चुकी थी, और जो हमारा एक्सपोर्ट था वो भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर दिया गया था, वो भी खत्म होने वाला था। किसानों के लिए अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी, इनके लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी कि वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी हार्वेस्ट को, अपनी फसल को किस तरीके से बेच पाएगा जो कि उसने उगाई है, और वो टैक्स कैसे चुका पाएगा। ये किसानों के लिए अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ चुकी थी 1920 के बाद। अब है भाई साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन ये भारत में कब आया, 1928 के अंदर, और सर जॉन साइमन इसके हेड थे। एक व्यक्ति के नाम पे ही सर जॉन साइमन, ये इसका हेड था, उसी के नाम पे ये कमीशन साइमन कमीशन पड़ा। इसमें लगभग 6 से 7 मेंबर थे, जो कि सारे के सारे कौन थे, ब्रिटिश थे। कौन थे ये सारे के सारे, ब्रिटिश थे। इसमें कोई भी मेंबर इंडिया का नहीं था, इंडियन कोई भी मेंबर नहीं था इसके अंदर, सब के सब ब्रिटिश मेंबर थे इसके अंदर। तो देखिए ये क्या था, जो साइमन कमीशन था, वैसे मैं लगभग बता चुका हूँ साइमन कमीशन। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टोरी गवर्नमेंट, यानी जो ब्रिटिश जो टोरी गवर्नमेंट है उसके द्वारा ब्रिटेन से, टू लुक इनटू द डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट एंड सजेस्ट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो राष्ट्रवादी लोग थे उनकी डिमांड के आधार पे जो संवैधानिक जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज करने के लिए भारत में इनको भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। The problem was that the commission did not have a single Indian member। देखो मैं आपको वहां पे बता चुका हूँ, सबसे बड़ी समस्या क्या थी, इस कमीशन के अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो इसके अंदर शामिल किए गए थे। द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928। भारत में ये कमीशन 1928 के अंदर पहुंचा, 1928 में पहुंचा। द कांग्रेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कमीशन। कांग्रेस ने इस कमीशन का बड़ा विरोध किया बाय ग्रीटिंग कमीशन विद द स्लोगन गो बैक साइमन। ये नारे लगाए इन्होंने, गो बैक साइमन। इस नारे की अगुवाई कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय। कौन था वो, लाला लाजपत राय। ये हमारा एक रेडिकल्स लीडर था, गरम दल का नेता था, तो इसका हेड था, और उन्होंने ये स्लोगन लगाया गो बैक साइमन। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर इनके ऊपर मतलब अटैक किया, हमला किया, लाला लाजपत राय के ऊपर अटैक किया। और अटैक में यानी कि इनके ऊपर इतना अटैक किया गया कि 2-4 दिन के बाद लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, जिससे भारत में एक नया मतलब एक क्रांति का उदय हुआ, जो कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद हुआ। और यहाँ पर ये नारा लगाया गया गो बैक साइमन, इस कमीशन को वापस भेजने के लिए कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों जाओ, क्योंकि इसमें सारे के सारे मेंबर ब्रिटिश थे, और ये 6 से 7 मेंबर थे, इसमें एक भी इंडिया का मेंबर सिलेक्ट नहीं किया गया था, इसलिए ये स्लोगन लगाया गया गो बैक साइमन। और लाला लाजपत राय इस जो ये स्ट्राइक कर रहे थे लोग, इसके हेड थे कांग्रेस के द्वारा,
और लेकिन उनके ऊपर हमला किया गया जो पुलिस के द्वारा, और उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, जिसके कारण 2-4 दिन के बाद लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। देखिए ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1929 के अंदर दिसंबर में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यानी नेहरू जी की नेतृत्व में लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। यहाँ पे 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, और यहीं पे एक बात और कही गई, और क्या कहा गया कि हम इस लाहौर सेशन के अंदर कि हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे। ये यहीं पे लाहौर सेशन के अंदर ये भी कहा गया नेहरू जी के द्वारा कि हम अपने आप को आज से क्या समझेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आजाद हैं, और आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो पहला हमने 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया था, लेकिन हम इंडिपेंडेंस कब हुए, 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस हो गए। इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन इस दिन को याद रखने के लिए हिस्ट्री के अंदर हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया, इसलिए इसको किस नाम से मनाया जाता है, अब रिपब्लिक डे के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को याद रखने के लिए, इसलिए हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था कब, 26 जनवरी 1930 को। लेकिन हम इंडिपेंडेंस कब हुए, 15 अगस्त को, इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस दिन को याद रखने के लिए, इस दिन की इंपॉर्टेंस के लिए हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, इंप्लीमेंट किया उसके ऊपर, इसलिए इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है, 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखिए हम इसमें, और हमने जो पढ़ना है, द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। साल्ट मार्च, साल्ट मार्च मतलब नमक यात्रा, नमक यात्रा, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मार्च के बारे में है, नमक यात्रा के बारे में, नमक यात्रा इसकी शुरुआत कहां से होती है, गांधी जी ने क्या किया, 1930 के अंदर, 1930 में लॉर्ड इरविन को, जो समय वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसको क्या भेजा, गांधी जी ने एक डिमांड लेटर भेजा, डिमांड लेटर। इसके ऊपर क्या था, 11 डिमांड थी भाई भारतीय लोगों की, 11 डिमांड, उनमें से क्या था, एक साल्ट भी एक डिमांड था कि साल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया गया था नमक के ऊपर भी, ये भी क्या थी, एक डिमांड थी। तो उन 11 डिमांडों में एक अल्टीमेट दे दिया कि आप ये जो डिमांड है हमारी, मार्च में मतलब 30 मार्च तक का टाइम दे दिया, 31 मार्च तक का टाइम दे दिया कि आप इन जो डिमांड है 10 मार्च तक का टाइम दे दिया कि आप ये जो हमारी डिमांड है, आप या तो हमारे इन डिमांडों को माने, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, साल्ट मार्च शुरू कर देंगे। तो लॉर्ड इरविन ने इन 11 डिमांडों को मानने से इनकार कर दिया, तो फिर गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया, साल्ट मार्च शुरू कर दिया। जब उन्होंने इसके वो लॉर्ड इरविन ने कोई मतलब जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो गांधी जी ने फिर लास्ट में क्या किया, अपना जो साल्ट मार्च है वो शुरू किया। साल्ट मतलब नमक, नमक के ऊपर जो कर लगाया गया था उसको लेकर था कि अब हम नमक खुद बनाएंगे, और जो सिविल डिसओबीडियंस है कि अब हम ब्रिटिश लोगों का क्या कोई भी ओबीडियंस नहीं करेंगे, कोई भी आज्ञा नहीं मानेंगे, हम उनके जो भी लॉ है उन सबको क्या कर देंगे, तोड़ेंगे, और आगे हम अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। देखिए गांधी जी चूज साल्ट एज द मीडियम, गांधी जी ने क्या एक साल्ट को एक मीडियम माध्यम चुन लिया
That could unite the nation, जो कि पूरे देश को क्या कर सकता है, एकता में ला सकता है। It is consumed by all section of the society, क्योंकि ये समाज के सभी सोसाइटी सभी सेक्शन से जुड़ा हुआ है, समाज के हर एक वर्ग से जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति को नमक चाहिए, तो समाज को एक करने के लिए, पूरे देश को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने साल्ट को एक मीडियम के रूप में यूज करना शुरू कर दिया और इसको लेकर उन्होंने आगे काम किया। साल्ट और डांडी मार्च, यानी कि इसको दूसरा नाम क्या है, डांडी मार्च। बिगेन यानी कि डांडी से गुजरात में जो डांडी है वहां से गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की 12 मार्च 1930 को। अपनी यहां से एक यात्रा शुरू कर दी और यात्रा कितने मील की थी, 240 मील की यात्रा थी। लगभग 78 फॉलोवर्स थे गांधी जी के। ये मील की यात्रा थी, ये फॉलोवर्स थे गांधी जी के। और एक दिन के अंदर, वन डे में 24 मील चलते थे, यानी कि टोटल ये जो यात्रा थी लगभग गांधी जी ने 240 जो मील की यात्रा थी, एक दिन में 24 मील की यात्रा वो तय करते थे। और कितने फॉलोवर्स थे गांधी जी के साथ, 78 फॉलोवर्स थे। ये हमारी जो यात्रा थी 78 फॉलोवर्स थे और एक दिन में 10 मील चलते थे गांधी जी। तो ये टोटल यात्रा यानी कि 24 डेज की ये यात्रा थी, 24 डेज की यात्रा थी जो गांधी जी ने शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। और ये कब खत्म हुई, 8 अप्रैल 1930 को। गांधी जी रीच डांडी अ विलेज इन गुजरात। कहाँ पहुंच गए, डांडी गुजरात का जो एक गांव है वहां पहुंच गए। और वहां पे क्या किया, साल्ट ला, ब्रोक द साल्ट ला बॉइलिंग वाटर। और समुद्र यानी कि जो साल्ट ला था, जो नमक कानून था, समुद्र के पानी को वहां पे गर्म करके उबालने के बाद क्या किया, जो नमक कानून तोड़ दिया और वहां पे नमक बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि ये पिक्चर के अंदर शो किया गया है, यहाँ पे गांधी जी के द्वारा क्या किया गया है। ये कब स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च 1930 को। और कब तक की थी ये, 8 अप्रैल 1930 तक की थी। डांडी गुजरात के अंदर यहां से हुई थी, यानी साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक की यात्रा थी ये, जो कि 24 दिन की 24 डेज की यात्रा थी। एक दिन में 10 मील चलते थे, 78 फॉलोवर्स थे, टोटल 240 मील की ये यात्रा थी जो गांधी जी ने शुरू की थी। और क्या किया, डांडी पहुंचने के बाद जो हमारा ओशियन जो वाटर है वो बहुत ज्यादा साल्टी होता है, उसको गर्म करने के बाद वहां पे क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग साल्ट का नमक बनाया और क्या किया, जो साल्ट ला था उसको तोड़ दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे नमक, जो ये साल्ट मार्च है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिहाज से पूछा जाता है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। Thus it began the civil disobedience movement। यहीं से ही जब ये नमक बनाया गया, यहीं से ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से शुरू हो गया था। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, असहयोग आंदोलन से बिल्कुल अलग था। एज पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, इसमें लोगों ने सहयोग करने से इनकार ही नहीं किया, बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ। और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश कानून थे, जो औपनिवेशिक कानून थे, जो ब्रिटिश लोगों ने लागू किए थे, उनको भी तोड़ना शुरू कर दिया था। फिर कि यहाँ पे इनकार ही नहीं किया, बल्कि जो कानून ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाए गए थे उनको भी तोड़ना शुरू कर दिया, उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया भारतीय लोगों ने। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसमें क्या क्या किया गया, देखिए। बायोकाट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी जो वस्तुएं थी, हर एक जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार किया गया। नॉन पेमेंट और टैक्स चुकाने से मना किया गया। ब्रेकिंग फॉरेस्ट लॉ, जो वनों से जुड़े हुए कानून थे वो सब तोड़ दिए गए। इट्स मेन फीचर, ये इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। यानी कि पहले क्या किया गया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, टैक्स भरने से मना कर दिया गया, और जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए कानून थे वो तोड़ दिए गए। ये क्या थे, इस आंदोलन के मेन फीचर थे सिविल डिसओबीडियंस के।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको दबाने के लिए बड़ी क्रूरता से, बड़ा क्रूरतापूर्ण रवैया अपनाया जिससे भारतीय लोगों को दबाया जाए, उनके प्रति बड़े अत्याचार किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड द लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी एंड नेहरू जी। क्या करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भारतीय लीडर थे, बड़े बड़े नेता थे, जिसमें गांधी जी भी थे और जिसमें नेहरू जी भी थे, उनको भी अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जो हमारे मेन लीडर थे इस मूवमेंट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जैसे गांधी जी को अरेस्ट करके यहाँ पे, कहाँ पे, यरवदा जेल के अंदर, यरवदा जेल में डाल दिया गया और वहीं पे इनके नेहरू जी को अलग रख दिया गया। तो हमारे जो मेन लीडर थे इनको अरेस्ट किया गया। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ मूवमेंट गांधी इरविन पैक्ट। इनके अब क्या, इनके गांधी इरविन समझौता हुआ और ये कब हुआ, 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने क्या कहा कि हम ये मूवमेंट क्या करते, कॉल्ड ऑफ करते, हम इस मूवमेंट को बंद कर दे। आगे देखिए, ऑन 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन द वाइसराय साइंड अ पैक्ट गांधी। गांधी जी और वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना गया। और इस पैक्ट के बाद ये जो मूवमेंट था ये बंद किया गया और ये साइन कब हुए, 5 मार्च 1931 को। इन दिसंबर गांधी जी went to London the second round table conference but returned disappointed। देखिए क्या हुआ, 3 राउंड टेबल RTC, यानी कि इसका मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन कहां पे हुए, लंदन के अंदर, लंदन में हुए। पहला कब हुआ, 1930 में, दूसरा कब हुआ 1931 में और तीसरा कब हुआ 1932 के अंदर हुआ। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लिया था, सिर्फ सेकंड में, ना पहले में लिया और ना तीसरे में लिया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी ने हिस्सा लिया, लेकिन उनकी जो डिमांड थी उनको माना नहीं गया लॉर्ड इरविन के द्वारा और जिसके कारण वो वापिस निराश होकर वो वापिस आ गए इस कॉन्फ्रेंस से। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको निराशा मिली। एक व्यक्ति था जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया, उसका नाम क्या था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये जो तीनों के तीन जो भी ये कॉन्फ्रेंस हुई इन तीनों में गया, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ सेकंड में गए, वहां पर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए लॉर्ड इरविन की जो बातें थी, जिसके कारण वो डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होकर वापस आए और फिर यहाँ पे उन्होंने और आगे मूवमेंट शुरू किया। गांधी जी रीलॉन्च द, यानी कि दोबारा से फिर देखो 1931 में बंद कर दिया था गांधी जी ने, लेकिन ये जब ये यहाँ से निराशा हाथ लगी गांधी जी को, तो यहाँ पे गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बट by 1934 it lost its momentum। गांधी जी ने दोबारा से फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया, लेकिन 1934 के अंदर ये मूवमेंट अपनी जो पहले वाली जिस तरीके से मूवमेंट से चल रहा था, जिस तेजी से चल रहा था, वो मोमेंटम अब इसने खोना शुरू कर दिया। पहले जैसे यह मूवमेंट इतना ज्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव वे से नहीं चल पाया और ये यहाँ पे फिर यहाँ से निराशा मतलब गांधी जी को हाथ लगी। अब हाउ पार्टिसिपेंट सा द मूवमेंट, जितने भी जो प्रतिभागी थे, जो मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने किस तरीके से इसको देखना शुरू किया। सबसे पहले रिच पीजेंट्स, जो धनी किसान थे, रिच पीजेंट्स जो धनी किसान थे उनके बारे में कह रही है। रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज एक्सेप्टेड दैट रेवेन्यू टैक्स टू बी रिड्यूस्ड। वो क्या सोचते थे, धनी जो किसान थे, कि जो रिवेन्यू जो टैक्स है उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कमी लेकर आएंगे।
व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया कि हम रिवेन्यू जो टैक्स है उसके अंदर कोई रियायत नहीं देंगे, किसी भी तरह से हम टैक्स को कम नहीं करेंगे, सो दे डिड जॉइन द मूवमेंट, तब जाके वो मूवमेंट से जुड़ने लग गए, अलग अलग जो गांधी जी ने मूवमेंट्स लाए थे। देखिए दोबारा, रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज एक्सेप्टेड द रेवेन्यू टैक्स टू बी रिड्यूस्ड, यानी कि जो अमीर किसान थे, जो जमींदार वगैरह थे, जो लैंड ओनर्स थे, वो क्या सोचते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेंगे, जो टैक्स वगैरह है उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें रियायत देंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ वो कमी करेंगे। लेकिन क्या हुआ, व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो, जब ब्रिटिश सरकार ने इनकार कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, तो अब जो किसान थे दे डिड जॉइन द मूवमेंट, उन्होंने आंदोलन के साथ जुड़ना शुरू कर दिया और काम करना शुरू कर दिया। For them the fight for स्वराज was a struggle against high revenue, तो इसलिए अब क्या हो गया था, स्वराज का मतलब क्या था, वो किसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, हाई रिवेन्यू के, कि ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, ज्यादा कर लिया जा रहा था, उसके खिलाफ वो क्या कर रहे थे, स्वराज की डिमांड कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे अब कि हमारा जो रिवेन्यू है, जो टैक्स है, वो क्या किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, उसके लिए वो लड़ रहे थे। They did not rejoin the movement as the movement was called without revising the revenue rates, ये कह रहे कि वो रिजॉइन हुए, क्यों, पहले उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम जो रिवेन्यू है उसको रिवाइज करेंगे, लेकिन जो रिवेन्यू की जो रेट थी किसी तरह से उसको रिवाइज नहीं किया गया, दोबारा से उसके अंदर कोई किसी तरह की मतलब कोई घटौती मतलब कटौती नहीं की गई कि उसको हम इतनी रियायत देंगे, तो सभी ने क्या किया, मूवमेंट से जुड़ना शुरू कर दिया। जो गरीब किसान है उनके बारे में, द पुअर पीजेंट्स वांटेड रेंट ऑफ लैंड टू बी लिमिटेड, गरीब किसान क्या चाहते थे कि जमीन के ऊपर जो किराया लगाया जा रहा है, जो रेंट लगाया जा रहा है, वो क्या किया जाए, वो कम कर दिया जाए या उसको बंद कर दिया जाए, जमीन के ऊपर किसी तरह का किराया ना लगाया जाए। The Congress was unwilling to support the no rent campaign due to the fear upsetting the rich peasants and the landlords। कांग्रेस अनविलिंग थी, वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्यों, क्योंकि वो नो रेंट की किराया नहीं दे रहे थे, वो इस चीज से डरे हुए थे कि जो अमीर लोग हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं कि वो जो ये रेंट की किराया ना दिया जाए, इसके खिलाफ कोई सपोर्ट इनके संघर्ष करना ना शुरू कर दे, इसलिए कांग्रेस इस चीज को लेकर डरी हुई थी। इनके अब ये किस चीज का मूवमेंट बन चुका था, ये किसका, किसानों का। कोई कह रहा है कि यहाँ पे किराया बंद किया जाए, कोई कह रहा है कि जो रिवेन्यू है उसके अंदर कुछ ना कुछ रियायत दी जाए, या जो रिवेन्यू रेट है उनको रिवाइज किया जाए, या जो रेंट है उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए। कांग्रेस अब यहाँ बिल्कुल घबरा गई थी, डरी हुई थी कि अब ये किस तरह का आंदोलन बन गया है। उनके अंदर जो अमीर जो किसान है या जो लैंडलॉर्ड्स हैं उस चीज को लेकर अब वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब क्या होगा इसको लेकर। अब बिजनेस क्लासेस के बारे में देखिए, जो व्यावसायिक वर्ग थे उनके क्या विचार थे इसको लेकर। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, देयर ह्यूज प्रॉफिट वर रिड्यूस्ड, जो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था होता था, अब वो क्या कर दिया, उसको कम कर दिया कि अब इनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, कि विदेशी वस्तुओं का जो इंपोर्ट होता था उसके खिलाफ वो क्या चाहते थे, प्रोटेक्शन चाहते थे कि उनको सुरक्षित रखा जाए और जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया कि ज्यादा लाभ नहीं दिया जाएगा। To organize business interest, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920। तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट, जो बिजनेस से जुड़े हुए हितों को सोचते हुए उन्होंने एक संस्था बनाई, उसका नाम क्या था, इंडियन इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920। ये संस्था बनाई अपने बिजनेस से जुड़े हुए हितों को जोड़ते हुए। एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि फिक्की बनाया, ये भी बिजनेस से जुड़ा हुआ था 1927 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फिक्की के बारे में, फिक्की कब बना, 1927, या इसकी फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की। द स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट्स एक्टिविटीज, जो
अब ये उग्रपंथी लोग थे, वॉरिज ऑफ प्रोक्लेम्ड बिजनेस डिस्ट्रप्शन, अब जो बिजनेस से जुड़े अपने वो बिजनेस के अंदर जो ये गिरावट आ रही थी उसको लेकर, ग्रोइंग इंटरेस्ट जो इसमें लगातार कमी आ रही थी उसको लेकर बड़े चिंतित थे। और क्या, ऑफ सोशलिज्म अमंगस्ट द यंग कांग्रेस फोर्स्ड, और जो यंग लोग थे कांग्रेस के अंदर वो समाजवादी भावना लेके आए थे, दे नोट them not to join the movement, इसलिए ये लोग आंदोलन से नहीं जुड़े। और इन्होंने क्या किया, अपनी अलग से संस्था बनाई, फिकी बनाई, इंडियन इंस्टीट्यूट एंड कॉमर्शियल कांग्रेस बनाया, और इन्होंने जो प्रॉफिट था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस कर दिया, और जो इंपोर्ट था उसके लिए प्रोटेक्शन की डिमांड कर रही थी। वुमेन के बारे में है, वुमेन महिलाओं की क्या भूमिका थी। वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट मार्च मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, यानी कि महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट किया, मार्च किया, और जो नमक वगैरह बनाया गया, एंड पिक्टेड फॉरेन क्लॉथ, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, यहाँ तक कि लिक्विड सोप जो शराब वगैरह की दुकानें थी उनको भी बंद करवाया गया महिलाओं के द्वारा। कांग्रेस वाज reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization, कांग्रेस ने कह दिया कि आप पार्टी के अंदर ज्वाइन कीजिए और आप किसी न किसी यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जो भी पोजीशन है आप उस पोजीशन के साथ जुड़ना शुरू करें और अपनी भूमिका को निभाना शुरू करें। तो महिलाओं का भी रोल बहुत ज्यादा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ